80-90% लोग उसी में अपना जीवन बिता देते हैं, ना तो सफल हो पाते हैं ना खुश हो पाते हैं। तो इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव कैसे होती है, कैसे दुख देती है और कैसे खुशी देती है। अगर रिलेशनशिप्स को हम डिवाइड करें तो दो किस्म की रिलेशनशिप्स होती हैं। एक होती है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप और एक होती है नॉन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप यानी कि जैविक रिलेशनशिप का मतलब है माता पिता पुत्र पुत्री। तो माता पिता और बच्चे ये जैविक हुई, भाई बहन ये जैविक हुई। और जो नॉन बायोलॉजिकल है लेकिन वो इंटीमेट बहुत होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है पुरुष स्त्री। मैं पति पत्नी नहीं बोलता, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, इसको पुरुष स्त्री रिलेशनशिप के हिसाब से बोल देते हैं। और एक और रिलेशनशिप होती है जो इंटीमेट होती है लेकिन वो जैविक नहीं होती। आजकल टीवी पे आप देखते होंगे सास बहू की रिलेशनशिप। जो जैविक रिलेशनशिप होती है माता पिता और बच्चों की, ये ठीक उसी तरह होती है जिस तरह एक पेड़ का तना और उसकी जड़, जो कि अलग नहीं की जा सकती। ये 90% केसेस में व्यक्ति को खुशी देती है। ऐसे बहुत विरले एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर माता पिता और बच्चों में आपस में ऐसे संबंध हो जिससे बहुत दुख मिल रहा हो। कुछ मामले होते हैं। उसके बाद भाई बहन की रिलेशनशिप। भाई बहन की रिलेशनशिप होती है जैसे कि पेड़ में शाखाएं होती हैं। शुरुआत में जब वो पौधा होता है तो ये शाखाएं पास पास होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है शाखाएं बहुत दूर हो जाती हैं। ठीक ऐसी ही रिलेशनशिप होती है भाई बहनों की। और भाई बहन की रिलेशनशिप एक अवस्था तक व्यक्ति को खुशी देती है, उसके आगे भी खुशी दे सकती है, लेकिन जो रिलेशनशिप माता पिता और बच्चों की है वैसी नहीं रहती, उसमें थोड़े से परिवर्तन आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग शाखाएं हैं, उनमें अलग अलग पत्ते हैं, उनमें अलग अलग फूल हैं, अलग अलग फल हैं, थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं। आज हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे, ये तो केवल एक रेफरेंस के लिए है। उसके बाद एक और बात जिसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं, सास बहू की रिलेशनशिप। इस पर दो शब्द बोलेंगे कि ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, लेकिन ये ज्यादातर मामलों में खुशी का सबब नहीं होती। क्यों? मां और बेटे के बीच में एक किस्म का प्रेम प्रसंग होता है। इसको अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो मां और बेटे का रिलेशन वास्तव में एक प्रेम प्रसंग होता है। और जब बेटा बड़ा होता है, एक नई स्त्री आती है, तो दुनिया में कभी भी दूसरी स्त्री आती है तो पहली और दूसरी स्त्री में पट नहीं सकती। पूरी दुनिया में कभी भी आपको उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि सास बहू में पटती हो। जब बेटे की शादी होती है तो अंदर ही अंदर मां ऊपर से चाहे जितनी खुशी दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुखी होती है। ये प्योर साइकोलॉजी है। वो इसलिए दुखी होती है कि जिस बच्चे को पाला पोसा, बीमारी हारी में उसकी सेवा करी, उसको पढ़ाया लिखाया, पैदल चलना सिखाया, आज उसके जीवन में दूसरी स्त्री आ रही है। तो ऐसी साइकोलॉजी में कभी भी सास बहू का रिलेशनशिप
बहुत ज्यादा खुशी नहीं दे सकती। और बेटे की क्या स्थिति होती है, एक तरफ पुरानी स्त्री होती है, माँ, जिसने प्रेम दिया होता है, ममता दी होती है, सहारा दिया होता है, उसको वो आदर भी करता है, प्रेम भी करता है। और एक तरफ दूसरी स्त्री होती है जिसके साथ वो जीवन शुरू करता है, जिसके साथ शारीरिक सुख मिलता है, जिसके साथ उसको फिर एक प्रोक्रिएशन प्रोसेस में लगना होता है। तो ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में भारतीय समाज बहुत ज्यादा फंसा होता है, लेकिन ये फैक्ट है कि कभी भी ये ट्रायंगल बहुत ज्यादा खुश नहीं रह सकता। आज हम इस पर भी बात नहीं कर रहे। अब इसमें रिलेशनशिप का जो एक नया आयाम है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, वो है पुरुष और स्त्री की रिलेशनशिप या उनका संबंध। क्योंकि आज समाज में जगह जगह आत्महत्याएं, हत्याएं, अपराध, तलाक और भी ना जाने कितनी विकृतियां फैली हुई हैं। और ये विकृतियां कहीं ना कहीं हमारे समाज में दुख फैला रही हैं, हमारी जिंदगी में दुख फैला रही हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि इस रिलेशनशिप के दलदल से बाहर कैसे आया जाए। आज देखिए, जितने भी युवा हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, वो ऐसे विवादों में पड़े हैं कि उन विवादों में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। 15 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच आपको ज्यादातर जोड़े ऐसे दिखेंगे जो सिर्फ तू तू मैं और विवाद में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, खुशियों से दूर हो जाते हैं और सफलता से भी दूर हो जाते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है। जब पुरुष स्त्री से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो गलत नहीं होता है, उस समय वो सच बोल रहा होता है। जब स्त्री पुरुष से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगी, सेवा करूंगी, तुम्हें सुख दूंगी, तब भी वो गलत नहीं होती है, उस समय बिल्कुल सही कह रही होती है। लेकिन ये जीवन परिवर्तनशील है। परिवर्तन वस्तुओं में भी आते हैं और व्यक्तियों में भी आते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि वस्तुओं को व्यक्तियों से कंपेयर मत करो, लेकिन इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों चीजों की रिलेशनशिप में काफी समानता होती है। जैसे एक वस्तु को पाकर आप एकदम से खुश हो जाते हैं, एक नई कार है, नई जोड़ी कपड़े की है, नया मकान है, आप कितना खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो कपड़ा भी पुराना होता है, मकान भी पुराना होता है, कार भी पुरानी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही जब दो व्यक्तियों की रिलेशनशिप होती है, पुरुष और स्त्री की रिलेशनशिप होती है, तो प्रारंभ में एक हार्मोनल ओवरलोड के कारण, एक शुरुआती संबंध के कारण, जैसे कि एक वस्तु मिली है, दोनों एक दूसरे से तरह तरह की कस्में खाते हैं। लेकिन जीवन परिवर्तनशील है, चीजें पुरानी होंगी, रिश्ते पुराने होंगे, रिश्तों में अपेक्षाएं होंगी। अपेक्षाओं पे हर व्यक्ति खरा नहीं उतर सकता, वो भी एक लंबे समय के लिए। तो क्या होगा कि जितना एक्सपोजर होगा उतनी कमियां सामने आएंगी, और जितनी कमियां सामने आएंगी उतनी बोरियत सामने आएगी, उतने विवाद सामने आएंगे। तो ज्यादातर मामले शुरू होते हैं एक अति स्नेह से, बहुत ज्यादा प्यार से शुरू होते हैं, और उनका खात्मा होता है विवाद से, दुखों से, झगड़े से, तनाव से, और भी न जाने क्या क्या। मेरा ये कहना है कि फिर किया क्या जाए। आप पूछेंगे कि ये किया, फिर किया क्या जाए।
जो रिलेशनशिप की दलदल है, इसमें खास तौर से युवा अपने आप को असफल, तनावग्रस्त और दुखी बना रहा है। युवा को जाने दीजिए, जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं वो भी इस रिश्ते की दलदल में पारिवारिक तनाव, क्लेश, कलह से जूझ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा परिणाम होता है कि ना तो आप जीवन में किसी उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और न ही खुशी के सूत्र तलाशते हैं। आप जीवन को सस्पेंडेड एनिमेशन यानी कि यथा स्थिति में रखना चाहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। रिश्तों की दलदल से निकलने के लिए कुछ सूत्र अपनाने होते हैं। पहला सूत्र होता है कि अपने जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य पैदा करना। अभी हम अपने भारतीय समाज में इस बात को नहीं समझ पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम रिश्तों में हमेशा संस्कार की बात करने लगते हैं। अगर ये बात कही जाए कि आप उद्देश्य के प्रति समर्पित होइए, तो तुरंत एक उत्तर आता है कि हमारे संस्कार ऐसा कहते हैं। रिश्तों की दलदल में फंसना संस्कार नहीं है। रिश्तों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना संस्कार हैं, लेकिन उस दलदल में फंसकर अपने को इतना मजबूर कर लेना कि अपने जीवन तबाह कर लेना, यह संस्कार नहीं है। पहला काम करना होगा कि जीवन में एक ऐसा उद्देश्य पैदा करना होगा। पश्चिमी देशों ने ऐसा किया है। मैं उनकी संस्कृति की सराहना नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे यह होता है कि एक जीवन में उद्देश्य होता है। रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो साइड में होते हैं। हमें क्या करना है? एक ऐसा उद्देश्य अपने जीवन में पैदा करना है कि हम उस उद्देश्य के प्रति इतना समर्पित हो जाएं कि हम उस रिश्ते की दलदल में ना फंसें। अगर ऐसा होगा तो हम रिश्तों में अपेक्षाएं नहीं करेंगे, क्योंकि रिश्तों में तनाव आने का सबसे बड़ा कारण होता है अपेक्षा। कि मेरी पत्नी में यह गुण होता, मेरी पत्नी का यह आकार प्रकार होता, काश उसका चेहरा ऐसा होता, या उसका काम ऐसा होता, या वो सेवा ज्यादा करती, या पत्नी का पति के प्रति, पुरुष और स्त्री की बात कर रहा हूं। और यहां पर तो अब 6-6 महीने में अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उन अपेक्षाओं में इतना विवाद होता है कि ज्यादातर मामलों में अपराध या तलाक तक मामला पहुंच जाता है और पूरा जीवन तबाह हो जाता है। रिश्तों की दलदल से बाहर निकलकर व्यक्तिवाद को अपनाना पड़ेगा। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि स्वयं में सक्षम होना, स्वयं में आनंद लेना, स्वयं का उद्देश्य रखना और स्वयं के अंदर समाना। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें एक दूरी, चाहे जितना नजदीकी रिश्ता हो, उनमें हल्की सी दूरी बनाने से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। आपको अपने उद्देश्य याद रहते हैं। आप हमेशा जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो आप उसमें घुस नहीं जाते हैं। आप भावना की निर्भरता से अलग हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इमोशनल डिपेंडेंस। जब भी पुरुष और स्त्री के संबंध इतने नजदीक हो जाएं कि व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि इमोशनली डिपेंडेंट होने से आप कमजोर हो जाते हैं। आप अपने सारे उद्देश्य भूल जाते हैं। आप सिर्फ गिल्ला शिकवा और अपेक्षाएं करने लगते हैं। किसी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाए और फिर आप उन्हीं रिश्तों में जूझते रहते हैं। उससे रिलेटेड जो
अगल बगल रिश्ते हैं उनमें भी जूझते रहते हैं। इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इमोशनली डिपेंडेंट हूं मैं, इसको बड़े फक्र से कहते हैं। किसी भी तरह से ये पॉजिटिव ट्रेट नहीं है। किसी भी चीज पर इमोशनली डिपेंडेंट होने से आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। आपको इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद अपनाना होगा। और जो व्यक्ति इंडिविजुअलिज्म अपनाता है वो व्यक्ति ज्यादा सामाजिक होता है। जो व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट होता है वो तो केवल अपने संबंधों में लिप्त रहता है और वो ऊपर से कहता है संस्कारों की बात, सामाजिक होने की बात, लेकिन वो सामाजिक नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति और बच्चों बस वहीं तक सीमित रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति व्यक्तिवाद अपनाता है, इंडिविजुअलिज्म, वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी होता है, अपने समाज के लिए भी होता है और देश के लिए भी होता है। वो देश और समाज की तरक्की में योगदान देता है। मेरी सलाह है कि इंडिविजुअलिज्म अपनानी चाहिए जीवन की किसी भी उम्र में और किसी भी अवस्था में। इमोशनल डिपेंडेंस को नकारना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिश्ते हमेशा बदलते हैं। व्यक्ति की कुदरत है कि उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा। उसके शरीर में भी आएगा, मानसिक अवस्था में भी आएगा, आप में भी आएगा। तो जब परिवर्तन आएंगे तो उन परिवर्तनों को आपका साथी कैसे एक्सेप्ट करता है ये आपको नहीं मालूम। इसलिए एक दूरी बनाते हुए अगर आप व्यक्तिवाद अपनाते हैं, इंडिविजुअलिज्म अपनाते हैं, तो आप सफलता भी हासिल करते हैं और खुशी भी हासिल करते हैं। देर नहीं हुई है, अभी भी आप जिस भी अवस्था में हैं, आप ये सलाह मान के देखें, इंडिविजुअलिस्टिक होकर देखें, दूरियां बढ़ाएं, आत्मनिर्भरता जो आपकी निर्भरता है भावना की, उसको खत्म करने की कोशिश करें और अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ें। देखिए, एक तरफ आप सफल होंगे तो दूसरी तरफ आप खुश होंगे। थैंक यू।